वेलकम बैक। कंटिन्यू करते हैं कंपनी ऑडिट की रिवीजन्स को। लास्ट सेशन के अंदर हमने इसमें सेक्शन 139 से 148 कंप्लीट कर लिए थे। नाउ अब इस चैप्टर के अंदर हमारे कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स बचे हुए हैं, जिसमें एक तो है ज्वाइंट ऑडिट का टॉपिक एसए 299 और दूसरा है कारो 2020। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ ज्वाइंट ऑडिट के कॉन्सेप्ट को, एसए 299 और थोड़ा सा ब्रांच ऑडिट से रिलेटेड, ब्रांच ऑडिट के स्टैट्यूटरी प्रोविजन में आपके साथ लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं, बट ब्रांच ऑडिट से रिलेटेड एक स्टैंडर्ड है, दो इट इज नॉट पार्ट ऑफ सिलेबस बट क्वेश्चन में भी आस्क्ड, तो थोड़ा सा मैं उसके बारे में भी आपके साथ चर्चा करूंगा। तो पहले तो हम बात कर लेते हैं ज्वाइंट ऑडिट की। ज्वाइंट ऑडिट का मतलब क्या है? ज्वाइंट ऑडिट से हमारा मतलब है जब एक कंपनी की ऑडिट को एक या एक से ज्यादा फर्म या इंडिविजुअल्स मिल करके करते हैं। सो इन अ केस वेयर मोर देन वन फर्म और इंडिविजुअल इज अपॉइंटेड एज द स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ द कंपनी, इट मींस इट इज अ केस ऑफ ज्वाइंट ऑडिट। ज्वाइंट ऑडिट का बेनिफिट क्या है? पूलिंग टुगेदर द रिसोर्सेस एंड एक्सपर्टीज ऑफ द ज्वाइंट ऑडिटर। कोई स्टैंडर्ड क्या ज्वाइंट ऑडिट को रेगुलेट करता है? जी हां, एसए 299 दैट इज ज्वाइंट ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट डील विद द प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज which the auditor needs to take while accepting the engagements as the joint audit. ज्वाइंट ऑडिट के फायदे क्या हैं? एक से ज्यादा पर्सन कंपनी की ऑडिट कर रही हैं तो उनकी एक्सपर्टीज पूल होगी और शेयर होगी, ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। वर्क परफॉर्मेंस बेटर क्वालिटी से परफॉर्म हो पाएगा। एडवांटेजेस ऑफ म्यूचुअल डिस्कशन या कंसल्टेशन, improved services, lower cost to carry out the audit work, and healthy competition towards a better performance. These are main benefits of the joint audit. अब यदि हम इसी के कॉन्ट्रास्ट में ज्वाइंट ऑडिट की डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं, कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम्स आती है, लैक ऑफ क्लियर डेफिनेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज अमंग द ज्वाइंट ऑडिटर, विच एरिया, कौन से एरिया में काम एक ऑडिटर को करना है और कौन से एरिया में दूसरे ऑडिटर को करना है। डिफरेंट स्टैंडिंग्स ऑफ ज्वाइंट ऑडिटर, एक ऑडिटर का व्यू इन अ रिलेशन टू अ मैटर डिफर करता है फ्रॉम द व्यू ऑफ अनदर ऑडिटर। डिफरेंट स्टैंडिंग्स ऑफ ज्वाइंट ऑडिटर्स, नॉट ऑडिटिंग, ज्वाइंट ऑडिटर्स। नेग्लिजेंस ऑफ एरियाज ऑफ कॉमन कंसर्न, जो कॉमन एरियाज हैं जिनको डिवाइड नहीं किया गया, वहां पर कई बार नेग्लिजेंस आ जाती है। फर्स्ट ऑडिटर सोचता है सेकंड करेगा, सेकंड सोचता है पहला ऑडिटर करेगा। डेफिनेटली जब एक से ज्यादा पर्सन ऑडिट करेंगे, दे हैव टू शेयर देयर फीस एंड अनसर्टेनिटी एज टू द लायबिलिटी ऑफ द वर्क परफॉर्म। सो दीज आर फ्यू एडवांटेजेस ऑफ द ज्वाइंट ऑडिट। मेन जो ज्वाइंट ऑडिट का कॉन्सेप्ट है वो सारा का सारा है एसए 299 के अंदर। तो अब हम बात कर रहे हैं एसए 299 की। एसए 299 क्या प्रोविजन देता है? पहले तो ज्वाइंट ऑडिट का मीनिंग दिया गया, ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एन एंटिटी बाय टू और मोर ऑडिटर अपॉइंटेड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ इशूइंग द ऑडिट रिपोर्ट. Such auditors are described as the joint auditors. Audit planning and allocation of the work. Joint audit plan को डेवलप करते वक्त it is the duty of the joint auditors to identify division of audit areas. कौन से एरियाज को डिवाइड करना है और कौन से एरिया में दोनों ऑडिटर्स को मिलकर के काम करना है, सो दैट स्कोप ऑफ द वर्क अमंग द ज्वाइंट ऑडिटर्स कैन बी डिवाइडेड और डिटरमिन्ड. Ascertain what is the reporting objectives of the engagement so that audit timings can be planned and nature of communication
that are to be made with the management TCWG of the client can be ascertained. Consider and communicate all the joint auditors वो फैक्टर्स जो सिग्निफिकेंट हैं इन डायरेक्टिंग द एंगेजमेंट टीम एफर्ट्स। एंगेजमेंट टीम्स के एफर्ट्स को डायरेक्ट करने में कौन से फैक्टर्स सिग्निफिकेंट रोल प्ले करेंगे, इनको भी कंसीडर करिए। व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज जो हम SA 300 के अंदर परफॉर्म करते हैं, एंड what is the nature, timing and extent of resources required to perform this joint audit engagement। तो ऑडिट प्लान को डेवलप करते वक्त इट इज द ड्यूटी ऑफ द ज्वाइंट ऑडिटर कि वो इन चीजों को कंसीडर करके चले। कौन से एरियाज को डिवाइड करना है, कौन से एरिया में कॉमन काम करना है। हमारी इस ऑडिट एंगेजमेंट के रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, कौन से फैक्टर्स हमें कंसीडर करने चाहिए टू डायरेक्ट द एफर्ट्स ऑफ एंगेजमेंट टीम मेंबर। जो प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज हमने इनिशियल स्टेज में परफॉर्म की थी उनका क्या रिजल्ट आया, और जो रिसोर्सेस जरूरी हैं इस ऑडिट को परफॉर्म करने के लिए उनकी नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट हमें कंसीडर करनी है। एक सेकेंड। तो ये हमारा पहला टॉपिक था अबाउट द फैक्टर्स टू बी कंसीडर या मेथड्स टू बी कंसीडर्ड व्हाइल डेवलपिंग द ऑडिट प्लान। अब बात आ जाती है एलोकेशन की। जो ज्वाइंट ऑडिटर है उनको अपने काम को कैसे डिवाइड करना है। सबसे पहले स्टैंडर्ड ने कहा ऑडिटर आप आपसी सहमति से, दैट मींस बाय म्यूचुअल डिस्कशन, अपने काम को आपस में बांट लीजिए, और जो वर्क डिवाइड करना है उसके लिए कोशिश करिए जो आप सहमति बनाएं, इट शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ आइडेंटिफाइएबल यूनिट और स्पेसिफाइड एरिया। लाइक इस लोकेशन की ऑडिट X कर लेगा, दूसरी लोकेशन के रिकॉर्ड्स की ऑडिट Y कर लेगा, इस तरीके से। बट समटाइम्स इस तरीके से काम को डिवाइड करना पॉसिबल नहीं है। इन दैट सिचुएशन आप क्या करें, based upon the items of assets, liabilities, income, expenditure और any other suitable basis आप अपने काम को डिवाइड कर लीजिए। अच्छा, आगे कहा गया कि कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट एरियाज होते हैं, और क्योंकि आप खुद कह रहे हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है तो इनको डिवाइड ना किया जाए, रादर ज्वाइंटली इन एरियाज की एग्जामिनेशन की जाए। तो ये जो 4 पॉइंट हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। सबसे पहले कहा गया ज्वाइंट ऑडिटर आप बाय म्यूचुअल डिस्कशन डिवाइड द वर्क अमंग देमसेल्व्स। नंबर 2, डिवीजन शुड बी इन टर्म्स ऑफ आइडेंटिफिएबल यूनिट्स और स्पेसिफाइड एरिया। हाउएवर इन सम केसेस ड्यू टू द नेचर ऑफ द बिजनेस ऑफ द एंटिटी अंडर ऑडिट सच अ डिवीजन ऑफ वर्क मे नॉट बी पॉसिबल। ऐसी सिचुएशन में द वर्क में बी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ आइटम्स ऑफ असेट्स, लायबिलिटीज, इनकम और एक्सपेंडिचर, एंड सर्टेन एरियाज ऑफ वर्क ड्यू टू देयर इंपॉर्टेंस शुड नॉट बी डिवाइडेड। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंटेशन की। जो काम डिवाइड किया गया या जिसको कॉमन रखा गया, व्हाटएवर इट इज, आप इसको डॉक्यूमेंट कर लीजिए। And after being documented, it need to be signed by all the joint auditor and to be communicated to the TCWG। ये डॉक्यूमेंटेशन किस पर्पस के लिए यूज किया जाएगा? फ्यूचर में आगे जाकर कोई डिस्प्यूट अराइज होता है कि ये इस एरिया में काम गलत हुआ या काम परफॉर्म नहीं हुआ, देन ये डॉक्यूमेंट आपको हेल्प करेगा कि इसकी जिम्मेदारी, इसकी अकाउंटेबिलिटी, इसकी जवाबदेही किस ऑडिटर की है। So documentation is a very important aspect. The work that is divided need to be documented. It should be signed by joint auditor and copy of the same is to be given to the TCWG. And in case of any future dispute as to the allocation of work or responsibility in relation to any work, this document will help a lot.
Documentation helps in avoiding any dispute or confusion that may arise among the joint auditor as to the scope of work to be carried by them. Communication of allocation of work to the entity also helps in avoiding the dispute that may arise in between the entity and the joint auditor at a later stage. So ये हमारा फर्स्ट पॉइंट आ गया, दैट इज इन रिलेशन टू ऑडिट प्लानिंग एंड एलोकेशन ऑफ वर्क. अब आ जाता है इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द ज्वाइंट ऑडिटर. जो एरिया ज्वाइंट ऑडिटर्स ने बाय म्यूचुअल डिस्कशंस डिवाइड कर लिया है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेपरेट होगी, बट in a relation to common areas that is not been divided, responsibility will be joint as well as spheral. तो सबसे पहले पॉइंट आ गया, जो वर्क डिवाइड हुआ है इन रिलेशन टू द वर्क डिवाइडेड अमंग द ज्वाइंट ऑडिटर शैल बी रिस्पॉन्सिबल ओनली फॉर द वर्क allocated to such joint auditor and execution of the audit procedures in relation to that work. यदि मान लीजिए मुझे असेट्स की एग्जामिनेशन का काम मिला था, आपको लाइबिलिटीज की एग्जामिनेशन का काम मिला था, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी असेट्स के रिलेशन में आएगी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइबिलिटीज के रिलेशन में आएगी. बट देयर आर मेनी एरियाज जिनको डिवाइड नहीं किया गया था, तो उनके रिलेशन में जो जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दैट विल बी ज्वाइंट एज वेल एज स्फीरल. Joint auditors shall be jointly responsible for audit work which is not divided among the joint auditor and is being carried out by all joint auditor. एक. Number 2, there will be joint responsibility in a relation to decisions जो सारे ज्वाइंट ऑडिटर्स ने मिलकर लिए थे इन रिलेशन टू ऑडिट प्लानिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉमन ऑडिट एरियाज. कॉमन ऑडिट एरियाज में कौन से ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म किए जाएंगे, किस समय परफॉर्म किए जाएंगे, टू व्हाट एक्सटेंट दिस प्रोसीजर्स विल बी परफॉर्म. क्योंकि ये कॉमन ऑडिट एरियाज थे तो इनकी नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स की प्लानिंग की जिम्मेदारी भी ज्वाइंटली थी, और इसकी जिम्मेदारी ज्वाइंटली है तो बाद में जाकर के कोई प्रॉब्लम अराइज होती है, ऑल ज्वाइंट ऑडिटर विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस. थर्ड वन, एनी मैटर जो एक ऑडिटर की नॉलेज में आया और उस ऑडिटर ने उसको दूसरे ऑडिटर को बता दिया, कंसीडरिंग इट एज अ वेरी इंपॉर्टेंट वन, एंड देयर इज एन एग्रीमेंट अमंग all the joint auditor that we will take care of this matter jointly. Matters which are brought to the notice of the joint auditor by any one of them and on which there is an agreement among the joint auditor. Besides this, to examine that financial statements of the entity is made in accordance with applicable financial reporting framework, presentation and disclosure of financial statement as per applicable FRF, compliance of relevant statutes, कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है एज पर एफआरएफ बनाई गई है, एज पर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स की कंप्लायंस में बनाई गई है, ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी. ऑडिट रिपोर्ट इन कंप्लायंस विद लॉ एंड स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग एंड ऑडिटिंग प्रोनाउंसमेंट्स, तो इसके लिए भी आपकी ज्वाइंट जिम्मेदारी बनती है. तो इसमें देखो, जो पहला पॉइंट हमने डिस्कस किया था उसमें हमने कहा कि जो वर्क डिवाइड है उसके लिए ईच ज्वाइंट ऑडिटर इज इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल. हाउएवर, जो एरिया डिवाइड नहीं हुआ या डिसीजंस इन रिलेशन टू कॉमन ऑडिट एरियाज या मैटर्स जो एक ऑडिटर ने दूसरे ऑडिटर की नोटिस में डाले और जिनके ऊपर उनके बीच में एक एग्रीमेंट बना, financial statement that are being made in compliance with relevant statute and presentation and disclosure of financial statement is as per applicable financial reporting framework. Audit report complies with the requirement of relevant statute, standards on auditing and pronouncements of the ICAI. इनके रिलेशन में आपकी जो जिम्मेदारी है वो है ज्वाइंट एंड स्फीरल. It shall be the responsibility of each joint auditor
to determine the nature, timing, extent of audit procedure in a relation to work divided. जो वर्क मुझे मिला उस वर्क के ऑडिट प्रोसीजर्स की नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट को डिटरमिन करने की जिम्मेदारी मेरी है, आपकी नहीं है। आप अपने एरियाज के काम की नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट डिटरमिन करेंगे। It shall be the responsibility of each joint auditor to determine the nature, timing, and extent of audit procedures to be applied in relation to areas of work allocated to the said joint auditor. It is the individual responsibility of each joint auditor to study and evaluate the prevailing system of internal control and assessment of risk. ये भी कि इंटरनल कंट्रोल को स्टडी करना, रिस्क की असेसमेंट, टू आइडेंटिफाई वेदर रिस्क एग्जिस्ट, इफ रिस्क एग्जिस्ट हाउ मच इट इज इन रिलेशन टू एरिया जो मुझे मिला है, जिसको मुझे परफॉर्म करना है, तो उसकी इंटरनल कंट्रोल, इवेल्युएशन एंड असेसमेंट ऑफ रिस्क इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको लर्न करना है। और उसके बाद इतना ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है रिपोर्टिंग कंसीडरेशन। बड़ा सिंपल सा टॉपिक है। जनरली ज्वाइंट ऑडिटर शेल अराइव एट अ कॉमन कंसेंट एंड अ कॉमन ऑडिट रिपोर्ट इज टू बी इशूड बाय ऑल द ज्वाइंट ऑडिटर। However, in case any difference of opinion exists among the joint auditor, then they need to issue the separate audit report. And majority of the joint auditor के व्यू से कोई ऑडिटर यदि सहमत नहीं है, then उसको मेजॉरिटी के साथ जाने की जरूरत नहीं है। He need to issue his separate report. And whenever a separate report is being issued by the joint auditor, they need to mention in their report as to the report issued by other joint auditor through other matter para. Joint auditors are required to issue common audit report. However, in case of any disagreement as to the opinion or any matter covered by the audit report, they shall एक्सप्रेस अ सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट। यदि कोई डिसएग्रीमेंट है इन रिलेशन टू एनी ओपिनियन और अदर मैटर दैट इज टू बी कवर्ड इन ऑडिट रिपोर्ट, सेपरेट रिपोर्ट चाहिए। ज्वाइंट ऑडिटर इज नॉट बाउंड बाय द व्यू ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द ज्वाइंट ऑडिटर रिगार्डिंग द ओपिनियन और मैटर्स टू बी कवर्ड इन ऑडिट रिपोर्ट। और जब सेपरेट रिपोर्ट इशू की जाएंगी, द रिपोर्ट्स इशूड बाय द ज्वाइंट ऑडिटर shall make a reference to the separate audit report issued by the other joint auditor, and such reference should be made under the heading other matter para as per the requirement of SA 706. Next, review of work। क्या एक ज्वाइंट ऑडिटर दूसरे ज्वाइंट ऑडिटर के काम को रिव्यू करें? हमने, आपको ध्यान हो तो SQC 1 एंड SA 220 चैप्टर 1 के अंदर रिव्यू के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था। बट वो रिव्यू का कॉन्सेप्ट था कि एक पर्सन के काम को उससे हायर एक्सपीरियंस लेवल का पर्सन काम करे। जैसे एंगेजमेंट, टीम के अंदर जो टीम मेंबर्स ने काम किया उसको रिव्यू करे कौन? एंगेजमेंट पार्टनर। और एंगेजमेंट पार्टनर ने जो काम किया उसको रिव्यू करे दूसरा सीनियर पार्टनर, जिसको नाम दिया जाता है एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर। एक तो हो गया ये रिव्यू जहां पर एक पर्सन के काम को दूसरे पर्सन ने रिव्यू किया और जो दूसरा पर्सन है वो पहले वाले पर्सन से एक्सपीरियंस्ड है, ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है। लेकिन ज्वाइंट ऑडिटर के केस में ऐसा नहीं माना जाता कि एक ज्वाइंट ऑडिटर ज्यादा एक्सपीरियंस है इन कंपैरिजन टू अदर। दोनों पीयर स्टैंडिंग के ऊपर हैं, इक्वल स्टैंडिंग पर रखते हैं, एंड हेंस बोथ ज्वाइंट ऑडिटर आर एंटाइटल्ड टू एज्यूम कि दूसरे ज्वाइंट ऑडिटर ने अपने काम को इन कंप्लायंस विद स्टैंडर्ड्स ही किया होगा, उसको ये रिव्यू करने की आवश्यकता नहीं है। ईच ज्वाइंट ऑडिटर इज एंटाइटल्ड टू एज्यूम that other joint auditor have carried out their part of audit work and work has actually been performed in accordance with standards on auditing. It is not necessary
for a joint auditor to review the work performed by the other joint auditor. Each joint auditor is entitled to assume that other joint auditor have brought to the joint auditor any departure from financial reporting framework or significant observation that is relevant to their responsibilities noticed in the course of audit. तो रिव्यू की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये था हमारा स्टैंडर्ड SA 299 एज टू द ज्वाइंट ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसमें दो टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ज्वाइंट ऑडिटर एंड रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट, जिसको आप अच्छे तरह से लर्न करेंगे। नाउ अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी ब्रांच ऑडिट की। आपको ध्यान ही होगा हमने लास्ट सेशंस के अंदर ब्रांच ऑडिट की स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स को डिस्कस किया था। कंपनी चाहे तो अंडर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ सेक्शन 143 सबसेक्शन 8 कंपनी के ब्रांच के अकाउंट्स को एग्जामिन करने के लिए अलग पर्सन को अपॉइंट कर सकती है, एंड दैट पर्सन विल बी नोन एज द ब्रांच ऑडिटर, एंड ब्रांच ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू इशू हिज रिपोर्ट टू द कंपनी ऑडिटर। कंपनी ऑडिटर ब्रांच ऑडिटर की रिपोर्ट को अपनी रिपोर्ट में डील करता है इन द मैनर जो उसको ठीक लगता है। इन रिलेशन टू दिस, जो कंपनी ऑडिटर है वो माना गया है प्रिंसिपल ऑडिटर, और जो ब्रांच ऑडिटर है वो माना गया है अदर ऑडिटर। तो जब तक ब्रांच ऑडिटर या अनदर ऑडिटर अपनी रिपोर्ट बना करके कंपनी ऑडिटर को नहीं देगा, कंपनी ऑडिटर विल नॉट बी एबल टू इशू अ रिपोर्ट ऑन द कंपनी एज ए होल, क्योंकि कंपनी एज ए होल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर ऑडिट रिपोर्ट को इशू करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज विद द कंपनी ऑडिटर, एंड हेंस इट इज द ड्यूटी ऑफ ब्रांच ऑडिटर टू एडहियर विद द टाइमलाइंस गाइडलाइंस जो इशू की है कंपनी ऑडिटर ने, और कंपनी ऑडिटर उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ब्रांच ऑडिटर की ऑब्जर्वेशंस को कंसीडर करें और वेयर एवर रिक्वायर्ड ब्रांच ऑडिटर की ऑब्जर्वेशन को कंपनी ऑडिट की रिपोर्ट के अंदर एप्रोप्रिएट मेंशन किया जाए। नाउ इसी के रिलेशन में हमारे पास एक स्टैंडर्ड है SA 600 दैट इज यूजिंग द वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर, दो it is not part of syllabus as per ICAI notification, but still क्योंकि ब्रांच ऑडिट का कॉन्सेप्ट हमारे सिलेबस के अंदर है तो हमें इस स्टैंडर्ड के बारे में आइडिया होना चाहिए। तो मैं आपको इस स्टैंडर्ड का थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूं, ज्यादा डिटेल में हमें जाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि फुल फ्लेज क्वेश्चन के पूछे जाने के चांसेस तो बहुत कम है। प्रिंसिपल ऑडिटर, प्रिंसिपल ऑडिटर कौन है? कंपनी का ऑडिटर जो कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ए होल के ऊपर अपनी ओपिनियन देगा। प्रिंसिपल ऑडिटर आपके क्या प्रोसीजर्स हैं? प्रिंसिपल ऑडिटर प्रोफेशनल कंपिटेंसी चेक करेगा ऑफ अनदर ऑडिटर एंड पर्टिकुलरली व्हेन द अनदर ऑडिटर इज नॉट अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। प्रिंसिपल ऑडिटर चाहे तो कंपोनेंट को विजिट कर सकता है। कंपोनेंट से हमारा मतलब है ब्रांच, डिपार्टमेंट, यूनिट, सब्सिडियरी जिसकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंक्लूड किया गया है जिसके ऊपर प्रिंसिपल ऑडिटर रिपोर्ट कर रहा है। एंड एग्जामिन द बुक्स ऑफ अकाउंट इफ एसेंशियल। Principal auditor is required to obtain sufficient appropriate audit evidence that work of other auditor is adequate for his purpose. Discuss the audit procedures जो other auditor means branch auditor perform कर रहा है. Review a written summary of other audit procedures, other auditor procedures. Consider significant findings. Other auditor means branch auditor की significant observations consider करें. वेयर एवर रिक्वायर्ड ब्रांच ऑडिटर से डिस्कस करे या ब्रांच की मैनेजमेंट से डिस्कस करे और जरूरत लगती है तो सप्लीमेंट्री टेस्ट्स भी परफॉर्म कर सकता है। इफ अदर ऑडिटर इज नॉट अ प्रोफेशनली क्वालिफाइड ऑडिटर, फॉर एग्जाम्पल कंपोनेंट इज सिचुएटेड इन अ फॉरेन कंट्री, then these procedures as stated above assume significant importance. Documentation.
प्रिंसिपल ऑडिटर को किन किन चीजों को अपने वर्किंग पेपर्स के अंदर डॉक्यूमेंट करना चाहिए? नंबर 1, कंपोनेंट्स जिनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट किया गया है बाय द अदर ऑडिटर, और उन कंपोनेंट्स की कितनी सिग्निफिकेंस है। मान लीजिए कंपनी की टर्नओवर 50 करोड़ की है और एक कंपोनेंट की टर्नओवर सिर्फ 20 लाख की है, तो ये तो सिग्निफिकेंट नहीं है कंपोनेंट। एक कंपोनेंट है उसकी टर्नओवर 15 करोड़ की है, यस दिस इज अ सिग्निफिकेंट कंपोनेंट, मींस ब्रांच। अदर ऑडिटर का नाम क्या है? एनी कंक्लूजन बाय कंपनी ऑडिटर की कोई पर्टिकुलर कंपोनेंट मटेरियल नहीं है। कंपनी ऑडिटर आपने क्या प्रोसीजर्स परफॉर्म किए हैं रिगार्डिंग द कंपोनेंट, उन प्रोसीजर्स को परफॉर्म करने के बाद आपने क्या कंक्लूजन्स ड्रॉ किया है, एंड हाउ यू डील विद द मॉडिफाइड रिपोर्ट ऑफ अदर ऑडिटर। यदि अदर ऑडिटर ने क्वालिफाइड रिपोर्ट दी, अदर ऑडिटर ने, तो कंपनी ऑडिटर चाहे तो अनमॉडिफाइड या क्वालिफाइड रिपोर्ट एज द केस में भी दे सकता है। ब्रांच ऑडिटर ने ब्रांच की रिकॉर्ड्स पर एडवर्स रिपोर्ट दी, कंपनी ऑडिटर चाहे तो इसके ऊपर अनमॉडिफाइड, क्वालिफाइड, एडवर्स। ब्रांच के रेफरेंस में एडवर्स है, लेकिन ब्रांच इटसेल्फ इज नॉट अ मटेरियल वन। कंपनी ऑडिटर ने अनक्वालिफाइड रिपोर्ट दे दी कंपनी के ऊपर। मटेरियल है ब्रांच, लेकिन परवेसिव इफेक्ट नहीं रखती, क्वालिफाइड दे दो। परवेसिव इफेक्ट भी रखता है, एडवर्स दे दो। ये सब पढ़ा हुआ है ना कि किस तरीके से, किस मैनर में डील किया जाता है ब्रांच ऑडिटर की रिपोर्ट को। एवरीथिंग नीड्स टू बी डॉक्यूमेंटेड। नेक्स्ट बात आ जाती है कोऑर्डिनेशन की। अब क्योंकि प्रिंसिपल ऑडिटर की ऑडिट रिपोर्ट डिपेंड कर जाती है अदर ऑडिटर की ऑडिट रिपोर्ट पर, जब तक अदर ऑडिटर की रिपोर्ट प्रिंसिपल ऑडिटर के पास नहीं आएगी, प्रिंसिपल ऑडिटर विल नॉट बी एबल टू प्रिपेयर रिपोर्ट फॉर द कंपनी एज ए होल, एंड हेंस देयर शुड बी सफिशिएंट कोऑर्डिनेशन बिटवीन द प्रिंसिपल ऑडिटर एंड अदर ऑडिटर। अदर ऑडिटर की इंफॉर्मेशन में, नॉलेज में कोई भी सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट आता है, ही नीड्स टू शेयर इट विद द कंपनी ऑडिटर। कंपनी ऑडिटर की ड्यूटी बनती है ब्रांच ऑडिटर की सिग्निफिकेंट ऑब्जर्वेशंस को कंसीडर करे। कैसे वो ब्रांच ऑडिटर के काम को यूज करेगा उसके बारे में ब्रांच ऑडिटर को गाइड करे। कौन से प्रोसीजर वो एक्सपेक्ट करके चलता है कि ब्रांच ऑडिटर परफॉर्म करे, वो उसको बताए। कोई पर्टिकुलर मैटर की इंफॉर्मेशन इफ ही is required to obtain from the branch auditor, he needs to communicate it with the branch auditor. And तो जब कंपनी ऑडिटर ने अपनी रिक्वायरमेंट कि मैं चाहता हूं आप ये प्रोसीजर परफॉर्म करें, आप इस समय तक अपनी ऑडिट रिपोर्ट मुझे बनाकर दे दें, आपकी सिग्निफिकेंट ऑब्जर्वेशंस आप मुझे बताएं, यदि ये सारी बातें ब्रांच ऑडिटर को रेलिवेंट लगती हैं, then he needs to ensure compliance with all the relevant requirements of the कंपनी ऑडिटर। ही नीड टू एडहियर टू द टाइम टेबल। कई बार क्या होता है, कंपनी ऑडिटर एक क्वेश्चनियर रिलीज कर देता है ब्रांच ऑडिटर को और कहता है कि आप ब्रांच के रिलेशन में इस क्वेश्चनियर के अंदर जो मैटर्स लिखे गए हैं उनके ऊपर अपनी ऑब्जर्वेशन प्लीज मेरे साथ शेयर करिए। देन इट इज द ड्यूटी ऑफ द ब्रांच ऑडिटर टू शेयर द ऑब्जर्वेशंस। यही सब बातें इसमें लिखी गई हैं। यदि दोनों एक दूसरे के साथ तालमेल बनाकर के चलते हैं, कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं, तो डेफिनेटली दे विल बी इन अ पोजीशन टू परफॉर्म अ गुड वर्क विद क्वालिटी। प्रिंसिपल ऑडिटर may require another auditor to answer a detailed questionnaire. Other auditor should coordinate with the principal auditor, adhering to timetable, bringing to attention of principal auditor any significant findings, compliance with relevant statutory requirements, respond to detailed questionnaire. अच्छा, अब रिपोर्टिंग ये लर्न कर लीजिएगा। प्रिंसिपल ऑडिटर शुड एक्सप्रेस अ क्वालिफाइड और डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन यदि उसको लगता है
मैं अदर ऑडिटर के काम को यूज नहीं कर सकता। मैंने जो एडिशनल प्रोसीजर्स परफॉर्म करना चाहता हूं मैं, आई एम नॉट बीन एबल टू परफॉर्म रिगार्डिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ द कंपोनेंट जिसके रिकॉर्ड्स को ऑडिट किया है अदर ऑडिटर ने, बट आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द कैपेबिलिटी, कंपिटेंसी और क्वालिफिकेशन ऑफ द अदर ऑडिटर एंड हेंस, जब मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं विद द कंपिटेंसी, कैपेबिलिटी, क्वालिफिकेशन ऑफ द अदर ऑडिटर, आई एम नॉट बीन एबल टू यूज द वर्क, मैं उसके काम को यूज नहीं कर सकता एंड हेंस उस कंपोनेंट की इंफॉर्मेशन, ब्रांच की इंफॉर्मेशन जो कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लगाई हुई है जिसके ऊपर मुझे ऑडिट रिपोर्ट देनी है, मैं ब्रांच के डेटा की, ब्रांच की इंफॉर्मेशन के ऊपर क्वालिफिकेशन दे रहा हूं। आई एम नॉट बीन एबल टू एक्सप्रेस ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ द ब्रांच। और इसको वो कैसे रिवील करेगा? थ्रू द डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। कहां पर? अदर मैटर पैरा के अंदर। अदर मैटर पैरा एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ SA 706। तो ये था हमारा SA 600, SA 299 एंड ज्वाइंट ऑडिट का जनरल कॉन्सेप्ट। तो इसके साथ हमारा ये टॉपिक भी पूरा हो गया और अब बचा है कारो का टॉपिक। कारो के टॉपिक की वीडियो मैं आपको अवेलेबल कराऊंगा अलग सेशन के अंदर। वो शायद वीडियो मेरा ऑडिट इंटर और फाइनल दोनों के लिए कंबाइंड होगा, प्रोविजंस तो सेम ही है, तो रिवीजन हम दोनों की कॉमन कर सकते हैं। वो बात अलग है कि फाइनल के अंदर ये ज्यादा डिटेल्ड में अलोंग विद गाइडेंस नोट कंसीडर होता है, बट रिवीजन के अंदर तो मैं आपके साथ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो डिस्कस करने हैं। तो कारो का जो टॉपिक होगा वो हमारा इंटर और फाइनल दोनों के लिए कॉमन होगा। बेसिकली रिकॉर्ड मैंने उसको फाइनल के लिए किया है, बट इंटर में भी आप उसी के बेस पर काम करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय फॉर दिस वीडियो।